सभी को नमस्कार। यजत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी, बीएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड में जो फाइनल वाइवा होते हैं, उन वाइवा में एग्जामिनर हैं वो बच्चों से किस तरह के प्रश्न हैं वो पूछता है। तो वाइवा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हैं वो हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम 4 क्लास वाइवा से संबंधित पढ़ चुके हैं। आज वाइवा से संबंधित हमारी 5वीं क्लास है। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो है आपके ईपीसी। जो ईपीसी की जो आप फाइलें तैयार करते हो, ईपीसी जो करवाई जाती हैं, उस ईपीसी से संबंधित है। तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो ईपीसी है उस ईपीसी का पूरा नाम क्या है। यही पूछ लिया जाता है कि जो ईपीसी है, ईपीसी का पूरा नाम क्या है। तो जो ईपीसी है, ईपीसी का पूरा नाम होता है इनहेंसिंग प्रोफेशनल enhancing professional capacities। ये क्या है? ई पी और सी का पूरा नाम है। ईपीसी का पूरा नाम है इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। अब ये जो ईपीसी है, ईपीसी का उद्देश्य क्या है? ईपीसी जो शुरू की गई है, क्यों की गई है, क्या काम में आती है ईपीसी? यानी ईपीसी शुरू करने का जो एनसीईटी है, एनसीईटी जो शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित महाविद्यालय होते हैं, उनको नियम और कानून और गाइडलाइन है वो एनसीईटी देती है। तो एनसीईटी ने ईपीसी को क्यों लागू किए हैं? तो ईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो छात्र अध्यापक हैं उनकी जो व्यावसायिक क्षमताएं हैं, उन व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाना। यानी छात्र अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाना। उद्देश्य क्या है इसका? छात्र अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना। मूल उद्देश्य यही था ईपीसी लागू करने का कि छात्रों की जो व्यावसायिक क्षमता है, यानी जो छात्र अध्यापक है उनका व्यवसाय क्या होगा? शिक्षण होगा। यानी शिक्षक क्या करेगा? उस शिक्षक का व्यवसाय क्या है, कार्य क्या है? शिक्षण है। तो शिक्षण में उसकी जो क्षमता है, उस क्षमता को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए, उसको विकसित किया जाए। इस उद्देश्य से ही ईपीसी है वो लागू की गई थी। और ईपीसी के अंतर्गत, यानी जो ईपीसी है, इस ईपीसी के अंतर्गत आप जितनी भी फाइलें बनाते हो, जैसे फाइल 1 है, फाइल 2, फाइल 3, जो भी फाइलें बनाते हो उन फाइलों के आपको नाम, यानी फाइलों के नाम याद करने कि कौन कौन सी फाइलें ईपीसी के तहत में महाविद्यालय में बनवाई गई हैं। देखिए, जो आपका माइक्रो है, मैक्रो है, यूनिट प्लान है, लेसन प्लान है, उन की तरह ही या उनसे ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ईपीसी है। अगर सही ढंग से कराई जाए तो ईपीसी उनसे महत्वपूर्ण है। ईपीसी का मतलब ये नहीं है कि कोई पुराने फाइलें ली, किसी में कहानी लिख दी, किसी में कोई चित्र बना दिए, वो ईपीसी नहीं है। ईपीसी के अंदर है कि आपके अंदर उन कौशलों का विकास किया जाए जो एक अच्छे टीचर में होने चाहिए।
जो टीचिंग के अंदर सहायक होते हैं, टीचिंग के लिए जरूरी होते हैं, उसके लिए ईपीसी का निर्माण किया गया था। तो इन फाइलों के नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद जैसे फर्स्ट फाइल है, पहली जो फाइल है ईपीसी की, ये किससे संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है। यानी पहली फाइल है वो किससे संबंधित है, दूसरी फाइल है वो किससे संबंधित है, अगर तीसरी फाइल है तो वो किससे संबंधित है। यानी ये फाइल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है इन फाइलों का, वो भी आपको पता होना चाहिए। तब तो आपका, क्योंकि ईपीसी की फाइल है उसमें से आपको ईपीसी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, ईपीसी लागू करने का उद्देश्य क्या था वो पूछा जा सकता है, और फिर ईपीसी की जो फाइलें हैं उनके कौन कौन सी फाइलें हैं नाम पूछे जा सकते हैं। फिर जो फाइलें हैं, फर्स्ट फाइल है, सेकंड फाइल है, थर्ड फाइल है, तो उन फाइलों का पहली फाइल बनाने का क्या उद्देश्य है, दूसरी फाइल है उसका क्या उद्देश्य है। तो फाइल बनाने का कोई ना कोई उद्देश्य होगा तभी फाइलें तैयार की जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईपीसी की फाइलें क्यों बनवाई जाती है। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप ये समझो कि जो ट्रेनिंग के दौरान आप में एक व्यवसायिक क्षमता का विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया है। मतलब आपकी बीएड है वो, या आपका शिक्षक जो प्रशिक्षण है वो क्या है, अधूरा है। शिक्षण प्रशिक्षण क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण अधूरा है, अगर यूपीसी का आपको अच्छे से ज्ञान नहीं है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कक्षा में उद्दीपन परिवर्तन का प्रयोग क्यों किया जाता है। कि कक्षा कक्ष में या सीधा पूछ लिया जाए कि उद्दीपन परिवर्तन है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। उद्दीपन प्रयोग, जो उद्दीपन परिवर्तन है इसका प्रयोग करने का सीधा अर्थ यही होता है कि इससे जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनकी कक्षा में क्या बनी रहती है, रुचि बनी रहती है। तो हम कह सकते हैं इससे छात्रों की कक्षा में रुचि बनी रहती है। इससे छात्रों की कक्षा में क्या है, रुचि बनी रहती है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, पुनर्बलन किसे कहते हैं। अब पुनर्बलन पर कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। पुनर्बलन क्या है, पुनर्बलन किसे कहते हैं, यानी ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में क्या करती है, वृद्धि करती है, वो क्या कहलाती है, पुनर्बलन कहलाती है। यानी ऐसी कोई क्रिया जो यानी ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या होती है, अनुक्रिया की संख्या में अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है, उसे पुनर्बलन कहा जाता है। अब क्रिया और अनुक्रिया से संबंधित क्या है, जैसे देखिए एक अध्यापक है, अध्यापक क्रिया करता है, क्या क्रिया करता है, अध्यापक क्या करवाता है, शिक्षण की क्रिया करता है। और शिक्षण के तहत वो ऐसा शिक्षण यानी जिसमें जो छात्रों से क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है। अगर वो शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों से प्रश्न पूछ रहा है
तो वो अध्यापक की क्या है, क्रिया है। अब ये जो अध्यापक की जो क्रिया है, यानी ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है, ये क्रिया क्या करेगी, अनुक्रिया कौन देगा, छात्र देंगे। प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्तर कौन दे रहा है, तो उत्तर छात्र दे रहे हैं। तो छात्रों के द्वारा क्या हो रही है, अनुक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, अनुक्रिया। अब इस अनुक्रिया में क्या हो, वृद्धि हो। क्या हो, वृद्धि हो। इसके लिए अध्यापक को यानी जो भी तरीका अपनाना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, पुनर्बलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पुनर्बलन कहलाएगा। अगर आप जो बच्चे पूछ रहे हैं, अगर आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो अनुक्रिया में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। और अनुक्रिया की संख्या में अगर वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या कहलाती है, वो पुनर्बलन कहलाती है। अब पुनर्बलन जो है, पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार हैं, आपको कई बार बताया गया ही। नंबर एक सकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है। सकारात्मक में अगर आप किसी बच्चे से प्रश्न पूछा और उसने सही उत्तर दिए हैं, तो आप उसको शाबाशी दे रहे हो, तो वो क्या है, सकारात्मक है। अगर आप कई बार जब बालक बताता है तो मुस्कुराना भी क्या है, सकारात्मक पॉजिटिव पुनर्बलन है। इसके अलावा अगर आप किसी बात पर यानी अपनी सहमति प्रकट करते हो, सहमति देना, बालक उत्तर बता रहा है, मिलता जुलता उत्तर आ रहा है, आप सहमत हो, सहमति प्रकट कर रहे हो, तो वो भी क्या है, बालक को आगे बढ़ाने में सहायक है। या जैसे छोटी क्लास में किसी बच्चे ने सही उत्तर दिया और आप उसे टॉफी दे रहे हो, तो वो भी क्या है कि पुनर्बलन का ही प्रकार है, सकारात्मक पुनर्बलन है। दूसरा जो है प्रकार होता है, वो होता है नकारात्मक। अब यहां से भी प्रश्न पूछ लेते हैं वाइवा में कि कोई नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण बताइए। तो नकारात्मक पुनर्बलन है, उसका मतलब ये नहीं है कि डंडा लें और फिर बच्चे की पिटाई करें, नहीं, ये नहीं है। नकारात्मक पुनर्बलन में अगर आप गर्दन हिलाना, यानी किसी बच्चे ने सही उत्तर नहीं दे पाया है, तो आप गर्दन हिला करके यानी नकारात्मक पुनर्बलन का उपयोग कर सकते हो। और कई बार जैसे कक्षा में शिक्षण करवाया जाता है, शिक्षण के दौरान कक्षा में बच्चे जब आवाज करते हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए बिल्कुल क्या होना चाहिए, मौन होना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। जैसे ही शिक्षक मौन होगा, क्रिया करेगा, चुप होने की क्रिया होगी, तो अनुक्रिया में यानी जो पीछे बैठकर बात कर रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। वो भी एकदम से चुप हो जाएंगे और उनका ध्यान है वो शिक्षक की तरफ, शिक्षण की तरफ आ जाएगा। तो मौन होना भी क्या है, एकदम से अगर मौन हो रहे हो तो मौन होना भी क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। इसके बाद में कई बार पढ़ाते समय आपको ये लगे कि कई बच्चे यानी सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं या कोई बच्चा शरारती है, तो आप उस समय यानी क्या कर सकते हो, आंखें दिखाना, ये भी क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। इसके अलावा अगर आप असहमति प्रकट करते हो, तो वो भी क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है पुनर्बलन किसे कहते हैं। पुनर्बलन के अंदर यानी ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, वही क्या है, पुनर्बलन है। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए। चार नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो शिक्षण सामग्री होती है, यानी जब कक्ष में शिक्षण करवाया जाता है, तो उस समय जो सामग्री काम में ली जाती है,
वो कितने प्रकार के होते हैं? तो शिक्षण सामग्री के प्रकार बताइए। तो शिक्षण सामग्री के अगर प्रकार पूछ रहे हैं तो शिक्षण सामग्री 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार होते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, सर्वे सामग्री हो सकती है वो कोई जिससे सिर्फ सुनने की क्रिया की जाती है, जैसे रेडियो है। उसके अलावा दृश्य सामग्री हो सकती है, जैसे आपका कोई चार्ट है, मॉडल है, वो क्या है? एक दृश्य सामग्री है। और नंबर 3 जो है वो है सर्वे दृश्य सामग्री। सर्वे दृश्य सामग्री यानी ऐसी सामग्री जिससे बालक को क्या है? सुनने को भी मिले और देखने को भी मिले। तो इससे अगर बालक सुनेगा और साथ में देखेगा तो उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बनेगा और उसके बाद में जो चीज उसको ने सुनी है, देखी है, उसको वो भूलेगा नहीं, यानी उसकी स्मृति की क्षमता है उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे टेलीविजन है तो क्या एक सर्वदर्शी सामग्री है, सर्वदर्शी सामग्री का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 5 देखिए। बी.एस. ब्लूम्स के अनुसार सीखने के पक्ष बताओ। देखिए, चाहे आप बीएसटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, बी.एस. ब्लूम्स की जो थ्योरी है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बी.एस. ब्लूम्स की थ्योरी है वो आपको जीवन भर काम आएगी। और यहाँ जो आपको ये प्रश्न करवाए जा रहे हैं, ये प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है जो शिक्षण की जो सामग्री है इसमें से कि निम्नलिखित में से सर्वदर्शी सामग्री का उदाहरण है। 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और उनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेकिन ये बी.एस. ब्लूम्स की जो थ्योरी है उसको तो याद करना ही करना है आपको। बी.एस. ब्लूम्स के अनुसार सीखने के पक्ष बताओ। अब बी.एस. ब्लूम्स था, उसने सीखने के 3 पक्ष बताए थे। कितने? 3 पक्ष बताए थे। 3 पक्ष बताता है। अब 3 पक्ष कौन कौन से बताता है सीखने के? नंबर 1, ज्ञानात्मक पक्ष। नंबर 2, भावात्मक पक्ष। बी.एस. ब्लूम है वो 3 पक्षों की बात करता है, ज्ञानात्मक पक्ष की, भावात्मक पक्ष की और क्रियात्मक पक्ष की, और क्रियात्मक पक्ष। प्रश्न संख्या 6 देखिए। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बच्चे जन्म के समय समान होते हैं? किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बच्चे होते हैं वो जब उनका जन्म होता है तो जन्म के समय सब समान होते हैं? ये बात कहने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? तो ये बात कहने वाला जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है? वॉटसन महोदय है। वॉटसन महोदय का कहना है कि जन्म के समय सभी बच्चे समान होते हैं। याद रखना इसको। प्रश्न संख्या 7 देखिए, बार बार आता है ये शब्द संवेग। कि जो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि जो संवेग शब्द है, इस संवेग, 7वें का उत्तर है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है। बार बार आपने बीएड में, बीएसटीसी में ये पढ़ा है संवेग, लेकिन ये संवेग होते क्या है? यानी जो हमारे अंदर उत्तेजना होती है, उत्तेजना कह सकते हैं, भाव कह सकते हैं, यानी उत्तेजना या भावों का जो उथल पुथल होता है मन में, वो क्या है? संवेग है। तो हम कह सकते हैं उत्तेजना या भावों का उथल पुथल
और न ही क्या है, संवेग कहलाता है। हमारे अंदर जो उत्तेजना होती है या मन के अंदर जो विचार उमड़ते रहते हैं, विचारों का तीव्र गति से जो उमड़ना है, विचारों का में आपस में जो उथल पुथल है, वो क्या है, संवेग है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। बालकों में सौंदर्य अनुभूति, बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है। यानी बालकों में आपको सौंदर्य अनुभूति विकसित करनी है, तो उसके लिए आपके पास में आधारभूत साधन है, वो क्या है। तो प्रकृति जो है, प्रकृति का अवलोकन है, वो ही एक बालक में आधारभूत सौंदर्य यानी विकसित करने का साधन है। तो हम कह सकते हैं प्रकृति का अवलोकन। प्रकृति का अवलोकन। प्रश्न संख्या 9 देखिए कि अतीत के इतिहास पर, यानी बीता हुआ जो इतिहास है, अतीत के इतिहास पर, बीते हुए समय के इतिहास पर आपको प्रकाश डालना है। प्रकाश डालने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी। यही प्रश्न घुमा फिरा करके जब नेट जीआरएफ में दिया जाता है तो कहा जाता है कि अतीत की कोई घटना है, उसके संबंध में आप पूर्णतः जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो किस विधि को आप प्रयोग में लोगे, तो वहां पर होती है ऐतिहासिक विधि। लेकिन यहाँ इस स्तर की जो माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए, यानी अतीत के इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए जो उपयुक्त विधि होती है, उस विधि को क्या कहते हैं, स्रोत संद्रव विधि को काम में लेंगे। यानी हमारे पास में स्रोतों के माध्यम से या संद्रव के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो इतिहास है, इतिहास के बारे में जानकारी जुटाएंगे। तो हम कह सकते हैं स्रोत संद्रव विधि को काम में लेंगे। स्रोतों के माध्यम से, संद्रव रिफरेंस के माध्यम से हम जो इतिहास है उससे संबंधित जो डाटा है वो कलेक्ट कर लेंगे। लेसन प्लान, पाठ योजना। पाठ योजना आप सबने तैयार की है, टिप्पी के अंदर पाठ योजना तैयार की है। अब आप ये बताओ कि पाठ योजना जो आपने तैयार की थी, इस पाठ योजना का प्रवर्तक कौन था, इसका जनक कौन था पाठ योजना का। सोच के देखो, आपको पता है या फिर आपने ऐसे कॉपी पेस्ट की है। पाठ योजना तैयार की है तो इस पाठ योजना का कोई तो प्रवर्तक होगा, कोई तो जनक होगा, किसी ने तो शुरू की होगी। महत्वपूर्ण है। तो पाठ योजना के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, अल्बर्ट महोदय थे। कौन थे, अल्बर्ट महोदय। परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और उन्होंने पाठ योजना जो प्रस्तुत की थी वो क्या थी, पंचपदी थी। क्या थी, पंचपदी पाठ योजना थी। 5 पद बताए थे पाठ योजना के। ब्लूम्स को अच्छे से पढ़ना है और अल्बर्ट महोदय को अच्छे से पढ़ना है। आगे कंपटीशन में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिनमें इनसे संबंधित, दोनों से संबंधित ब्लूम्स की थ्योरी और अल्बर्ट महोदय की पंचपदी पाठ योजना न पूछी जाए। प्रश्न संख्या 11 देखिए, किसने कहा था कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। किसने कहा था, यानी परिभाषा पूछ लिए कि किसने कहा था कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में, कि जो व्यक्ति है उसका पर्यावरण के संबंध में, यानी व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। कि व्यक्ति और पर्यावरण दो चीज है। तो व्यक्ति का पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की जो क्रियाओं का जो विज्ञान है वही क्या है, मनोविज्ञान है।
ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन है, या ये बात कहने वाला जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है। तो ये बात कही थी वुडवर्थ महोदय ने। किसने कही थी, याद रखना, वुडवर्थ महोदय ने। या आपको सीधा पूछा जा सकता है कि वुडवर्थ महोदय के अनुसार मनोविज्ञान की एक परिभाषा बता दो, तो सीधा कहना है कि पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का जो विज्ञान है वही क्या है, मनोविज्ञान है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, मनुष्य को कह सकते हैं, बालक को कह सकते हैं, जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। देखो, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है, जो कुछ जिसको जो कुछ बनना है वो प्रारंभ के 4-5 वर्ष उसमें बन जाता है। कहने का मतलब ये जो मारवाड़ी में एक कहावत है ना कि पूत का पग पालने दीजिए, वो यहाँ लागू हो रही। लेकिन यहाँ इस बात को थोड़ा सा यानी तरीके से कह दिया कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन है किसका है, तो ये कथन किसका है, ये कथन फ्राइड महोदय का है, जो क्या थे, मनोविश्लेषणवादी थे। फ्राइड महोदय का कथन है। तो फ्राइड महोदय क्या थे, मनोविश्लेषणवादी थे। क्या थे, मनोविश्लेषणवादी, मनोविश्लेषणवादी थे फ्राइड महोदय। अब देखिए प्रश्न संख्या 13। आज हम इसके बाद में आगे भी और प्रश्न पढ़ेंगे। बालक को संतुलित भोजन न मिले, क्या न मिले, संतुलित भोजन न मिले, और वह अनियमित जीवन व्यतीत करे। बालक को सही संतुलित भोजन से अभिप्राय है एक अच्छा आहार जिसके अंदर विटामिन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, और अन्य जो जैसे आयरन है, सब चीजें हो, यानी एक संतुलित भोजन हो, वो न मिले और वो क्या करे, अनियमित जीवन व्यतीत करे। तो इस दशा को क्या कहते हैं, तो इस दशा को क्या कहा जाता है, इस दशा को कहा जाता है कुपोषण। क्या कहा जाता है, कुपोषण। क्या कहा जाता है, कुपोषण। यानी जिस बच्चे को अच्छा संतुलित आहार नहीं मिलता है और वो अनियमित रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वो क्या है, क्या कहलाएगा, उसकी दशा क्या होगी, कुपोषण। और वो बालक क्या कहलाएगा, कुपोषण से ग्रसित बालक। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए, किस वर्ष को यूनेस्को ने विकलांगों का, किसका, विकलांगों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यानी जो आपका समावेशी विद्यालय का निर्माण, समावेशी शिक्षा है, उसमें से ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है और कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि किस वर्ष को यूनेस्को ने विकलांगों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 3-4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका भी है। तो वर्ष 1982 को विकलांगों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से संबंधित है। पर्सनालिटी शब्द है वो किससे बना है, पर्सोना शब्द से बना है। और पर्सोना शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, मखौटा। क्या होता है, मखौटा, यानी नकली चेहरा। तो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी आंतरिक व्यक्तित्व और बाहरी व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के बारे में एक परिभाषा पूछी गई है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में विद्यमान उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, इस परिभाषा को आप अच्छे से याद रखना। ये जो परिभाषा है ये ओलपोर्ट महोदय की परिभाषा है। ये बात किसने कही है, ओलपोर्ट महोदय ने कही है। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी, और अगर याद नहीं है
तो इस परिभाषा को अच्छे से याद कर लेना व्यक्तित्व के संबंध में कि पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है। प्रश्न संख्या 16 देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो नेशनल स्तर पर यानी जो करिकुलम है, जो यानी पाठ्यक्रम है, उसका निर्माण करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? कल भी बताया था एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, और इसकी स्थापना कब की गई? 1961 में एनसीईआरटी की। प्रश्न संख्या 17 एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था ज्ञान की रचना। क्या था? ज्ञान की रचना करना, ज्ञान की रचना एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 18 विकलांगजन अधिनियम यानी विकलांगों के लिए एक कानून पास किया गया था जिसका नाम था विकलांगजन अधिनियम। कब पारित हुआ था? तो ये विकलांगजन अधिनियम है यानी पीडब्ल्यूडी एक्ट है, ये हुआ था 1995 में पारित। 1995 में इसको पीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो विकलांगता है, कितने प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया था? तो 6 प्रकार की विकलांगता को, 6 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 19 देखिए व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। यानी कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति की वह दशा, कौन सी दशा? यानी ऐसी दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार, कोई निश्चित उद्देश्य की उसको पूर्ति करने, उसके लिए वो एक निश्चित एक निर्धारित व्यवहार कर रहा है, उसको स्पष्ट कर रही है, तो वो क्या कहलाती है? जैसे देखिए आपके वाइवा हो रहे हैं, आपके वाइवा हो रहे हैं, वो एक क्या है? निश्चित दशा है। ठीक है, उस समय आपको वाइवा में क्या चाहिए? एक उद्देश्य है आपका कि हमें क्या चाहिए? नंबर चाहिए। तो आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहां एग्जामिनर के सामने जाकर के एक निश्चित व्यवहार करते हो, बिल्कुल साधारण व्यवहार करते हो, बिल्कुल सीधापन दिखाते हो, बिल्कुल भोले वाले बन जाते हो, यानी अपनी वास्तविकता है उसको छिपा लेते हो। यानी एक व्यक्ति द्वारा वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है, वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? वो दशा कहलाती है अभिप्रेरक। क्या कहलाती है? अभिप्रेरक कहलाती है। वो दशा क्या कहलाएगी? अभिप्रेरक। अभी तो इसमें उपसर्ग मूल शब्द तो क्या है? प्रेरक। और वैसे प्रेरक का एक सिद्धांत भी है, वो भी याद रख लेना। जो प्रेरक का सिद्धांत है वो किसने दिया था? प्रेरक का सिद्धांत दिया था हलमोद्दे ने। किसने दिया था? हलमोद्दे ने। प्रश्न संख्या 20 देखिए आप पर है इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन एक सटीक उत्तर है वो बताऊंगा मैं आपको कि अध्यापक बनने के बाद आपके किसके विचारानुसार है? आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर में किस प्रकार की वस्तु का होना जरूरी है? क्या आप एक अध्यापक बन गए, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार एक अध्यापक के घर में कौन सी चीज का या कौन सी वस्तु का होना जरूरी है? आपका उत्तर क्या होगा? अच्छी गाड़ी हो, एसी हो, अन्य भौतिक सुविधाएं हो,
क्या होना चाहिए एक अध्यापक के घर पे, कि आप एक अध्यापक बन गए और अध्यापक बनने के बाद एक अध्यापक के घर पर ऐसी कौन सी चीज है जो होना आवश्यक है, तो वो है पुस्तकालय। क्या है? पुस्तकालय। प्रत्येक अध्यापक के घर पे क्या होना चाहिए? पुस्तकालय होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि जो पुस्तकें हैं, अध्यापक तब तक ही अध्यापक है जब तक वो खुद सीख रहा है, खुद खुद पढ़ रहा है। अगर वो खुद पढ़ नहीं रहा है, समय के अनुसार परिवर्तन नहीं लेके आ रहे हैं, खुद में जो नए नए शिक्षा के आयाम हैं, नए नए जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे अगर वो रूबरू नहीं है, तो वो एक नाम मात्र का शिक्षक है, वास्तविक शिक्षक नहीं है। और वैसे भी पुस्तकालय जो है, चाहे कोई कॉलेज हो, चाहे, पुस्तकालय को क्या कहा गया है? महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। क्या कहा गया है? महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, यानी यूनिवर्सिटी स्तर पर भी विश्वविद्यालय की रीढ़ की हड्डी। अब देखिए, हमारा पूरा शरीर है वो रीढ़ की हड्डी पर निर्भर है। इसी तरह अगर कोई महाविद्यालय या विश्वविद्यालय है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी है वो उसकी लाइब्रेरी है। क्या है? उसकी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी अगर अच्छी नहीं है, लाइब्रेरी को देख करके ही वहां के महाविद्यालय का, विश्वविद्यालय का, यानी आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कैसा शैक्षिक वातावरण है। जहाँ लाइब्रेरी अच्छी नहीं है, लाइब्रेरी की बच्चों को पूर्ण सुविधा नहीं मिल रही है, तो यानी वहां उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में भी दम में नहीं मिलेगा। तब कहा गया है कि एक लाइब्रेरी है वो किसी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। जहां बच्चे को जितनी आवश्यकता हो, जैसे उसको 5, 7, 10 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक बच्चे को उन सब्जेक्टों की पुस्तकें हैं वो मिलनी चाहिए। उनको वहां बैठने की सुविधा, वहां यानी शांत वातावरण, ये सारी सुविधाएं अगर मिल रही हैं, तब तो ठीक है। और 5 किताबें लग रही हैं, हम तो 3 किताबें देंगे, 4 दिन के लिए देंगे, फिर नहीं देंगे, है नहीं, आएगी तब देंगे। अगर इस तरह की बहानेबाजी हो रही है, लाइब्रेरी खुली नहीं रही है, तो उस लाइब्रेरी को देख करके ही यानी शैक्षिक वातावरण का उस कॉलेज में, उस विश्वविद्यालय में पता लगाया जा सकता है कि यहाँ कैसा ढंग है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, शिक्षक अभिभावक मीटिंग पेटीएम। पहले तो प्राइवेट स्कूल में होता था, अब तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो खोले गए हैं, हिंदी माध्यम जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें भी पेटीएम हो रही है। तो यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसका सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? क्या लाभ होगा जो पेटीएम करवाई जा रही है? क्या लाभ होगा? सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि बच्चे की उपलब्धि, बच्चे की क्या उपलब्धियां हैं और क्या लक्ष्य हैं, उसके बारे में जो अध्यापक और अभिभावक हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे? सहमत हो जाएंगे, और सहमत होकर के बच्चे को आगे बढ़ाने का काम है करेंगे। तो कह सकते हैं बच्चे की उपलब्धियों एवं लक्ष्य, यानी बच्चे की क्या तो उपलब्धियां हैं, किस सब्जेक्ट में बालक है कैसा है, किस सब्जेक्ट में बालक की क्या रुचि है, तो बालक की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में क्या करेंगे? अभिभावक और अध्यापक क्या करेंगे? दोनों में सहमति प्रकट करना या दोनों में सहमति बनाना। अध्यापक और अभिभावक में सहमति बनना। अब देखिए, सब बात बच्चे एक जैसे नहीं होते हर सब्जेक्ट में। कोई बच्चा मैथ में इंटेलिजेंट है, कोई इंग्लिश में है, और कोई विज्ञान में है। तो प्रत्येक बच्चे की यानी जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि को जो संबंधित यानी विषयाध्यापक है, सब्जेक्ट टीचर है, वो नोट करता है।
या संबंधित जो अध्यापक हैं उनको पता है, तो पीटीएम में जाने का उद्देश्य ये होता है कि वहां जाकर के अभिभावक टीचर से पूछें कि बालक है उस बालक की ज्यादा रुचि किस चीज में है, और जिस चीज में वो उपलब्धि प्राप्त कर सकता है या कर रहा है, तो उससे बच्चे का लक्ष्य के आगे चल करके उस लक्ष्य के बारे में जानकारी मिल जाती है, और उस जानकारी तक अध्यापक और अभिभावक दोनों की सहमति ही बच्चे को पहुंचा सकती है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है। प्रश्न यहीं से पूछ लेते हैं कि अध्यापक का स्थान कहाँ है, पर्दे के पीछे। यह बात कहने वाला व्यक्ति कौन है, तो यह बात कहने वाले कौन है, रोसमोद्दे है। रोसमोद्दे का कहना है कि अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है। प्रश्न 1 आ गया। तो अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, रोस का यह कथन किस शिक्षा दर्शन, अब यहां शिक्षा दर्शन की बात कर रहा है, किस शिक्षा दर्शन में आस्था प्रकट कर रहा है, तो ये किस में आस्था प्रकट कर रहा है, प्रकृतिवाद में कर रहा है। किस में कर रहा है, प्रकृतिवाद में कर रहा है, क्योंकि प्रकृतिवाद के अंदर शिक्षा का मूल केंद्र है वो किसको माना गया, बालक को। वहां कहा गया है कि शिक्षक तो है वो क्या है, एक सिर्फ मार्गदर्शक है, शिक्षक का कोई स्थान नहीं है। अध्यापक का स्थान तो पर्दे के पीछे, जो कुछ करना है वो किसको करना है, बालक को ही करना है। और बालक किससे करेगा, करके सीखेगा, करके सीखेगा। इस बात पर प्रकृतिवाद है वो बल देता है। तो रोसो का यह कथन है कि शिक्षा का कौन से दर्शन में आस्था प्रकट कर रहा है, प्रकृतिवाद में कर रहा है। किसमें कर रहा है, प्रकृतिवाद में आस्था प्रकट कर रहा है। जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद शिक्षक को महत्व देता है। किसको महत्व देता है, शिक्षक को। कहते हैं ना, गुरु रे वर्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम साक्षात परम वर्मा तस्मै गुरुदेव नमः। तो ये कथन है, ये किस दर्शन में आस्था प्रकट कर रहा है, आदर्शवाद में कर रहा है। किस में कर रहा है, आदर्शवाद में आस्था प्रकट कर रहा है। इसके अलावा ये तो शिक्षा के क्षेत्र में, जो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो पहले तो इसका, तो यथार्थवाद है, प्रकृतिवाद है, आदर्शवाद है, इनके अंदर अलग अलग भूमिका दर्शाई गई है सबकी। अगर आपको यह कह दिया जाए कि जो वर्तमान में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी के लिए क्या माना जाता है, यानी ये पूछ लिया जाए लोकतंत्र में शिक्षक शिक्षार्थी के लिए क्या माना जाता है, क्या माना जाता है भाई लोकतंत्र के अंदर। देखिए, लोकतंत्र में जो शिक्षक और शिक्षार्थी हैं उन दोनों के बीच जो एक शिक्षक है वो एक छात्र के लिए क्या माना जाएगा, लोकतंत्र के अनुसार उसका मित्र हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, या पथ प्रदर्शक हो सकता है। क्या होता है, या तो मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक। यानी लोकतंत्र में एक शिक्षक है वो शिक्षार्थी के लिए क्या माना जाता है, तो एक मित्र माना जाता है उसका, या एक दार्शनिक माना जाता है, एवं उसका पथ प्रदर्शक यानी उसको सही रास्ता दिखाने वाला या पथ एक रास्ता बताने वाला माना जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कह दिया जाए कि जो आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, किसका, आनुवंशिकता का जनक। आनुवंशिकता का जनक कौन है, तो आनुवंशिकता के जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है, ग्रेगर
जॉन मेंडल को माना जाता है। इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि जो योजना विधि है, योजना विधि के जनक कौन है? योजना विधि का जनक किसे माना जाता है? तो योजना विधि का जनक माना जाता है किलपैट्रिक मोद्य को। किलपैट्रिक को योजना विधि का जनक माना जाता है। अगर ये कह दिया जाए कि खेल विधि का जनक किसे माना जाता है? खेल विधि का जनक कौन है या खेल विधि का जनक किसे माना जाता है? तो जो हेनरी कोल्डवेल कुक हैं उनको माना जाता है। पूरा नाम क्या है उनका? हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक को खेल विधि का जनक माना जाता है। और केजी कह सकते हैं या किंडरगार्टन विधि का जनक किसको माना जाता है? फ्रोवेल को माना जाता है। किंडरगार्टन विधि का जनक किसको माना जाता है? फ्रोवेल मोद्य को माना जाता है। यानी जो एलकेजी यूकेजी है ये इन्हीं की देन है। इसके अलावा अगर कह दिया जाए कि जो प्रश्नोत्तर विधि है उसका जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि का जनक, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात को। सुकरात मोद्य प्रश्नोत्तर विधि के जनक कहलाते हैं। इसके अलावा अगर कह दिया जाए कि जो इकाई उपागम विधि है, इकाई उपागम विधि का जनक, इकाई उपागम विधि का जनक किसको माना जाता है? तो इकाई खेल विधि होगी, किंडरगार्टन होगी। इकाई उपागम जो विधि है उसका H.C. मॉरिसन को माना जाता है। H.C. मॉरिसन उसके क्या कहलाते हैं? जनक। खेल विधि होगी। उसके बाद में 7 नंबर देखिए खोज विधि। खोज विधि का जनक। अब जो खोज विधि है, खोज विधि के जनक माने जाते हैं H.E. आर्मस्ट्रांग। H.E. आर्मस्ट्रांग को माना जाता है खोज विधि का। खोज विधि के बाद में प्रश्नोत्तर विधि होगी। और इसमें एक तो खोज विधि और एक खोज अधिगम विधि है। खोज अधिगम विधि का पूछ लिया जाए, एक तो खोज विधि होगी और एक अधिगम के क्षेत्र में काम में ली जाती है खोज अधिगम विधि। खोज अधिगम विधि आ जाए तो सिर्फ एक ही शब्द अधिगम शब्द जुड़ा हुआ है, तो खोज अधिगम विधि आ जाए वहां जेरोम ब्रूनर को माना जाता है। जेरोम ब्रूनर इसका क्या है? जनक है। इकाई उपागम का H.C. मॉरिसन है। और इसके बाद में आपको कह दिया जाए कि अभिकर्मित अनुदेशन कह दे चाहे रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन कह दे, अभिकर्मित अनुदेशन विधि का जनक किसे माना जाता है? या ये कह दे रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि का जनक। तो इन दोनों का उत्तर क्या है? यानी अभिकर्मित अनुदेशन पूछ ले चाहे रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन पूछ ले, दोनों का ही उत्तर क्या है? BFA
स्किनर, क्या है, बीएफए स्किनर को जनक माना जाता है। और देखिए विक्रमित अनुदेशन है उसका जनक तो किसको को माना जाता है, बीएफए स्किनर को माना जाता है। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि सांख्य विक्रमित अनुदेशन का जनक कौन है, रेखीय और साखीय। साखीय विक्रमित किन दो प्रकार की हैं, विक्रमित अनुदेशन विधि का जनक। तो ये माना जाता है जो अन्य एक क्राउडर है, यानी इनका पूरा नाम है वो है नॉर्मन ए क्राउडर, नॉर्मन ए क्राउडर, नॉर्मन ए क्राउडर को, नॉर्मन ए क्राउडर को। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए 11 हो गए, जो शंकु प्रतिमान है, शंकु प्रतिमान के जनक। जो शंकु प्रतिमान तैयार किया जाता है उस शंकु प्रतिमान के जो जनक है वो कौन है, तो एडगर डेल है वो इसके, एडगर डेल जनक माने जाते हैं, एडगर डेल को इनका जनक माना जाता है। और बुनियादी शिक्षा का पूछ ले, देखिए आपके आगे कंपटीशन में भी काम में आने वाली चीजें हैं। बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा, वर्धा योजना, तो महात्मा गांधी इसके जनक हैं। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, मनोविज्ञान में आपने ये सब चीजें पढ़ी है, का सिद्धांत किसने दिया। तो प्रयास और भूल का जो सिद्धांत है वो थार्नडाइक का है, किसका है, थार्नडाइक मौद्गल्य का है। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, इनको जनक कहा जाता है। पीछे की कक्षा में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध पूछ ले, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सिद्धांत पूछ ले तो किसका है, क्रिया प्रसूत यानी बीएफ स्किनर का। तो बीएफ स्किनर। क्रिया प्रसूत के बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का ही। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था, पावलोव का। इसके अलावा अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सूझ का सिद्धांत, सूझना, सूझ का सिद्धांत, इसमें मुख्य कौन थे, कोलर थे, कोलर, वर्दीमर, कॉफका, ये सभी सूझ के सिद्धांत से संबंधित थे। लेकिन मुख्य कौन थे, मुख्य थे वो कौन थे, कोलर थे। इसके अलावा यानी आपको अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत पूछ ले, अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत के जनक। तो इसके जो जनक हैं वो है थॉमस एफ गिलबर्ट,
थॉमस एफ गिलबर्ट को कहा जाता है। इसको कहा जाता है थॉमस एफ गिलबर्ट। इसके अलावा जो वोटिविया विधि है, वोटिविया विधि के जनक कौन है? वोटिविया विधि के जनक, वोटिविया विधि के जनक पूछ लिए जाए तो जॉन कैनेडी है, उनको माना जाता है, जॉन कैनेडी को। ये दोनों प्रश्न है, थोड़े हाई लेवल के प्रश्न है जो एमएड में, नेट जेआरएफ या पीएचडी में पूछे जाते हैं, लेकिन ये सामान्य स्तर के प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपको लिख करके अच्छे से याद करने हैं। ये प्रश्न आपको वाइवा में भी काम में आएंगे और उसके बाद में जैसे ही आप कंपटीशन के क्षेत्र में जाओगे तो वहां भी आपको काम में आएंगे। यानी ये क्लास है वो आपको वाइवा के लिए और प्रतियोगी परीक्षा दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। लाइक नहीं करते हो, आप बड़ी कंजूसी करते हो, तो लाइक करें और अपने जो सहपाठी हैं उन तक इसको शेयर करें। और जो नए विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।